गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर नितिन भट्ट, कोर्स नंबर 16 में समावेशी विद्यालय, शैक्षिक प्रबंध तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, उसके अंतर्गत सेकेंड यूनिट का चैप्टर है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन हमारी प्राचीन राजतंत्र शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। प्राचीन काल से ही इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता रहा है। उस समय सेना का प्रबंधन होता था। सेना के प्रबंधन के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। समय समय पर राजा, समय समय पर वित्तीय सलाहकार, राजकोष के अधिकारी, वह अपने राजा को वित्त संबंधित वित्त से संबंधित आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विचार विमर्श करते थे और सलाह मशवरा किया करते थे। वह राजा समृद्ध माना जाता था उस समय, जिसकी वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होती थी और जो राजकोष का अधिकतम प्रयोग प्रजा के हित में करता था। इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन का उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वरूप हमें प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर विद्यमान रहा है। फिर धीरे धीरे यह वित्तीय प्रबंधन का विस्तृत स्वरूप हुआ तो वह व्यवसाय क्षेत्र में गया, फिर प्रबंधन में हुआ और धीरे धीरे शैक्षिक संस्थाओं में भी या किसी संगठन में भी वित्तीय प्रबंधन का कार्य प्रारंभ हो गया। जब हम किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं या किसी उद्योग को खोलते हैं या तकनीकी दक्षता प्राप्त कर किसी पेशे को अपनाते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? वित्त की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो वित्त की जरूरत होती है। जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में गैस की आवश्यकता होगी, तेल पदार्थ की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से किसी शैक्षिक संस्था को या किसी संगठन को प्रगति प्रदान करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से वित्त जैसे अमूल्य तत्व का अमूल्य तत्व का प्रबंधन ही वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्त जैसे अमूल्य तत्व का प्रबंधन ही क्या कहा जाता है? वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। एक शैक्षिक संस्था या एक संगठन को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, वह धन कहाँ से प्राप्त होगा और उस धन का शैक्षिक संस्था के हित में किस प्रकार से प्रयोग होगा, इन समस्त अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ही वित्तीय प्रबंधन को देना होता है। अब वित्तीय प्रबंधन की डेफिनेशन बीएन मैसी के अनुसार है, वित्तीय प्रबंधन वह प्रक्रिया है। बीएन मैसी ने वित्तीय प्रबंधन की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि वित्तीय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो किसी संगठन की या किसी शैक्षिक संस्था के वित्त का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। अब है अगला है अपना वित्तीय प्रबंधन की विशेषता। वित्तीय प्रबंधन की विशेषता है। सबसे पहला है केंद्रीय प्रकृति। पहली विशेषता क्या है? जिसका नेचर है वो सेंट्रलाइजेशन होता है। पहली विशेषता होती है वो क्या होता है? केंद्रीय प्रकृति का होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब किसी संगठन का, जब किसी संस्था का अगर वित्तीय प्रबंधन हो रहा है और वित्तीय प्रबंधन जब अनेक लोगों के द्वारा किया जाएगा, विकेंद्रीकरण होगा जब वित्त का, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से उसका खर्च करेगा, जिससे उस वित्त का या उस फंड का दुरुपयोग होने की संभावनाएं होंगी। इसलिए जिससे हो सकता है वो संगठन है, वो शैक्षिक संस्था है, वो नुकसान में आ जाएगी और नुकसान में जाएगी तो उसको बंद करना पड़ेगा।
इसलिए वित्तीय संगठन, वित्तीय प्रबंधन की सबसे पहली विशेषता होती है कि वो केंद्रीय प्रतिनिधि, एक ही व्यक्ति के पास ही उसका प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा है निर्णय लेने में सहायक, निर्णय में सहायक। सेकंड, इसका वित्तीय प्रबंधन की दूसरी विशेषता है कि निर्णय में, डिसीजन मेकिंग में ये सहायक होती है। कि एक संस्था होगी या एक शैक्षिक संस्था है या एक संगठन है, उस संगठन को विभिन्न प्रकार के मानवीय भौतिक संसाधन की व्यवस्था करनी होती है और उसकी व्यवस्था का निर्णय है वह वित्तीय प्रबंधन के पर आधारित होता है। कि वित्तीय प्रबंधन हमारे पास कितना है उसके आधार पर ही प्रबंधन कमेटी क्या करती है, अगले किसी भी प्रकार के संसाधनों को निर्मित करने की, व्यवस्था करने की क्या करती है, निर्णय लेने का कार्य करती है। इस प्रकार से इसलिए कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधन क्या है, वह निर्णय लेने में जो प्रबंधन कमेटी होती है उसको अगर कोई संसाधन की व्यवस्था करनी है तो वह किसके ऊपर आत्मनिर्भर रहता है, वित्तीय प्रबंधन पर। कि वित्त हमारे पास है कि नहीं, जब वित्तीय प्रबंधन में सेटिस्फाई हो जाएगा, हमारे पास वित्त पड़ा हुआ है, तो वो डिसीजन ले लेती है कि हमें ये संसाधन इस बार उपलब्ध कराना है। इसलिए निर्णय में जो प्रबंधन कमेटी, क्योंकि प्रबंधन कमेटी का कार्य क्या होता है, व्यवस्था करना, और जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था का निर्णय है वह वित्त के आधार पर ही लिया जाता है। तीसरा है प्रत्येक संगठन के लिए अनिवार्य, प्रत्येक संगठन के लिए अनिवार्य। अब वित्तीय प्रबंधन प्रत्येक संगठन के लिए अनिवार्य है। अगर कोई भी संगठन है, यदि कोई भी संस्था है, वहां पर वित्त संबंधित यदि क्रियाएं होंगी और वित्त संबंधित क्रियाएं होंगी तो वहां पर वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन प्रत्येक संगठन के लिए में निहित होता है। चौथा है इसका वित्तीय आवश्यकताओं का बोध एवं पूर्ति। वित्तीय आवश्यकताओं का बोध एवं पूर्ति। वित्तीय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी होती है कि वित्तीय आवश्यकताएं क्या होगी उसका बोध हो जाता है। अगर जहां पर भी वित्तीय प्रबंधन हो रहा है, वित्त का फंड का या जो भी धन है उसको उसका मैनेजमेंट किया जाता है, तो मैनेजमेंट कर्ताओं को वित्तीय आवश्यकताओं का बोध हो जाता है कि अब अगले आने वाले समय में हमें कितना वित्त की आवश्यकता होगी, कितने धन की आवश्यकता होगी और उसकी पूर्ति कैसे होगी। इसलिए क्योंकि वित्तीय आवश्यकताओं एवं पूर्ति के बीच में वित्तीय प्रबंधन में आवश्यकताओं एवं पूर्ति के बीच में एक क्या होता है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण से इस बात का बोध हो जाता है कि हमें आने वाले समय में कितनी वित्त की आवश्यकता होगी, वो वित्त कहाँ से होगा, उसके स्रोत कौन से होंगे, इसके विषय में चयन करना हो जाता है और वह उपयुक्त उपक्रमों के आधार पर प्रबंधन करते हैं। अगला है वित्तीय समस्याओं का अध्ययन। पांचवा है वित्तीय समस्याओं का अध्ययन। वित्तीय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वित्तीय समस्याओं का अध्ययन हो जाता है और उसकी पूर्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। कि जब भी वित्तीय प्रबंधन होगा, अगर कोई कमेटी के द्वारा या किसी संस्था के अंदर वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है तो वित्तीय प्रबंधन में वित्त की से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं वह उसका अध्ययन कर लेते हैं और उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यालय है, उस विद्यालय के अंदर भवन निर्माण हो रहा है और भवन निर्माण हो रहा है तो वित्त की कमी हो गई, क्या फंड कम पड़ रहा है, आगे बिल्डिंग कैसे बनानी होगी, 2 लाख या 5 लाख की आवश्यकता है, उस भवन निर्माण के लिए जो 5 लाख की आवश्यकता है, उस समस्याओं को, जो वित्त की समस्या है कि 5 लाख की आवश्यकता है,
उसका अध्ययन कर लेंगे और उसके पश्चात उसका स्रोत होगा कि ये 5 लाख कहाँ से मैनेज किए जाए। हो सकता है विकास शुल्क से इसको एकत्रित किया जा सकता है, भामाशाह मद है, और इस मद के माध्यम से वित्तीय रूपी जो 5 लाख की आवश्यकता थी भवन निर्माण में, उस समस्या का समाधान, इस की पूर्ति का मार्ग इससे हो जाता है। अगला है गतिशील प्रक्रिया है। छठा है निरंतर प्रक्रिया है या गतिशील प्रक्रिया है। एक वित्तीय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण और अच्छी विशेषता ये भी है कि वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, गतिशील होता है, निरंतर प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि वित्तीय प्रबंधन आज कर दिया है कल नहीं करना पड़ेगा। जब तक शैक्षिक संस्था या जब तक संगठन चलता है तब तक उस प्रक्रिया को निरंतर जारी रहता है। और हर व्यक्ति के अपने लक्ष्य, हर संस्था के अपने शैक्षिक लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और वो देश और काल के अंतर्गत, परिस्थितियों के अंतर्गत परिवर्तित होते हैं। जब वह परिवर्तित होते हैं तो उसके कारण से कार्यशैली में परिवर्तन होता है, और कार्यशैली में परिवर्तन होगा तो इससे स्पष्ट होता है कि वित्तीय प्रक्रिया के अंतर्गत भी परिवर्तन होगा। इसलिए यह क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया कही जाती है। अगला है, इसकी विशेषता है व्यापकता। वित्तीय प्रबंधन की एक विशेषता है कि उसका क्षेत्र कम नहीं होता है, बहुत होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं है कि वित्तीय प्रबंधन एक ही क्षेत्र में किया जाएगा, कि कर्मचारी को तनख्वाह दे दी तो हो गया, चलो प्रबंधन नहीं करने की जरूरत है। वित्तीय प्रबंधन हर उस क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि एक संगठन की या एक शैक्षिक संस्था के जो भी अंग होंगे उन समस्त अंगों को प्रभावित करता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि वो व्यापक होता है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। अगला है नियोजन। आठवीं विशेषता है उसकी नियोजन। वित्तीय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है नियोजन, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन में नियोजन निहित होता है। एक विद्यालय के अंतर्गत या एक शैक्षिक संस्था के अंतर्गत धन होता है, वित्त होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के फंड आते हैं। उन फंडों को अगर उस संस्था के हित के लिए अधिकतम रूप से, लाभदायक रूप से अगर उसको प्रयोग करना है तो उसके लिए नियोजन आवश्यक है। योजनाबद्ध ढंग से अगर उस वित्त का, उस फंड का यदि व्यय किया जाएगा तो संस्था को अधिकतम लाभ होगा, संस्था के कर्मचारी को अधिकतम लाभ होगा, और विद्यालय की या उस संस्था की या उस संगठन की क्या होगी, प्रगति होगी। इसलिए नियोजन क्या है, वित्तीय प्रबंधन का एक, वित्तीय प्रबंधन में निहित होता है। अब अगला है नियंत्रण। कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए। इसकी एक विशेषता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधन की एक विशेषता है नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रण भी होना चाहिए, कंट्रोलिंग, क्योंकि आय और व्यय, वहां पर दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। अगर आय कम है और व्यय ज्यादा हो रहा है तो नियंत्रण आवश्यक है। जैसे अभी उदाहरण के लिए आप अभी देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी है। इस महामारी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के जो टीचर हैं उनके टीएडीए, क्योंकि महामारी है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, आय कम हो रही थी, तो नियंत्रण करते हुए उनके टीएडीए आदि पर क्या कर दी गई है, कटौती कर दी गई है, कुछ के ऊपर धन कर दिया गया है। इस प्रकार से जब आय और व्यय के बीच में समन्वय समाप्त होता जाता है तब कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, और देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन में नियंत्रण भी आवश्यक होता है। इसलिए नियंत्रण उसके अंतर्गत निहित होता है। अगला है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वित्तीय प्रबंधनकर्ता को प्रशासन का ज्ञान नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं होगा, तो कुशल वित्तीय प्रबंधन संस्था के लिए, संगठन के लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको विभिन्न प्रकार के लेखा नियमों का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो लेखा नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो आगे वित्त का सुव्यवस्थित रूप से उसका कुशलतम प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए प्रशासन संबंधी, उसको एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित ज्ञान होना चाहिए, जिसके कारण से वह उस वित्त का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक संस्था और संगठन के हित में उसका प्रयोग कर सके।
और अंतिम है उसका एनालिसिस, समीक्षा भी होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंधन की एक अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है समीक्षा होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए। दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो व्यवस्था है कि अल्पकाल के अंतर्गत हमें अब कौन कौन से वित्त की आवश्यकता होगी, उसका मैनेज कैसे होगा। दीर्घकाल में हमें आने वाले समय में हमें बिल्डिंग बनानी है या और कोई स्ट्रक्चर बढ़ाना है तो हमें कितने वित्त की आवश्यकता होगी, ऐसी समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। और उसके लिए राजकोष कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से स्रोत होंगे, उसकी समय समय पर समीक्षा भी की जानी चाहिए। इस प्रकार से एक वित्तीय प्रबंधन की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य, अब वित्तीय प्रबंधन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के एक उद्देश्य है। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है, उसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य बिना बंदोपि कार्यम न प्रयुज्यते। तो इस वित्तीय प्रबंधन करने के पीछे क्या उद्देश्य, किसी भी संगठन के अंतर्गत वित्त क्यों उसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो पहला है वह संगठन की प्रगति के लिए होता है। शैक्षिक संस्था की प्रगति, शैक्षिक संस्था की प्रगति व श्रेष्ठ स्वरूप देने के लिए, श्रेष्ठ स्वरूप देने के लिए एक वित्तीय प्रबंधन का सबसे पहला उद्देश्य है कि जो भी शैक्षिक संस्था है या कोई संगठन है उसकी प्रगति व उसको अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा आदर्श और श्रेष्ठ स्वरूप देना होता है। अब ये श्रेष्ठ स्वरूप कैसे दिया जाएगा, जब तक वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा, वित्त की आवश्यकता है, वित्त का मैनेजमेंट नहीं होगा। और जब तक एक शैक्षिक संस्था कब श्रेष्ठ स्वरूप होगी, जब उसमें विभिन्न प्रकार के मानवीय संसाधन होंगे, भौतिक संसाधन होंगे, उसका व्यवस्था की जाएगी और उस व्यवस्था के लिए उतनी वित्त की व्यवस्था की जाएगी जिसके कारण से अगर वित्तीय व्यवस्था होगी तो वह श्रेष्ठ स्वरूप दे, तो उससे शैक्षिक संस्था को क्या होगा, श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त हो सकेगा। अगला है वित्तीय प्रबंधन का सेकंड उद्देश्य है प्राप्त अनुदान का उचित एवं श्रेष्ठ विधि से प्रयोग करना। प्राप्त अनुदान का उचित व श्रेष्ठ विधि से प्रयोग करना। अब एक शैक्षिक संस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बजट होते हैं, अनुदान प्राप्त होता है, एनसीईआरटी के द्वारा अनुदान मिलता है, समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से अनुदान मिलते हैं। तो ऐसे उस अनुदान का उचित एवं श्रेष्ठ विधि से कैसे प्रयोग किया जाए, इसका उद्देश्य ये है कि वह जो बजट है, जो अनुदान है, उसका उचित एवं श्रेष्ठ विधि से उसका उपयोग संस्था के हित में, शैक्षिक हित में किया जाए। तीसरा उद्देश्य है समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। वित्तीय प्रबंधन का तीसरा उद्देश्य है कि वो समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। अब वित्तीय प्रबंधन, समाज की क्या आकांक्षा है, हर समाज यह चाहता है कि मेरा बच्चा है वह उस हर समाज के अभिभावक हैं, वह यह चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़े, जहाँ पर उपयुक्त भवन हो, उपयुक्त कक्षा कक्ष हो, उपयुक्त लाइब्रेरी हो, उपयुक्त प्रयोगशालाएं हो, ऐसा विद्यालय जो आदर्श हो, ऐसे विद्यालयों में वह अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर जिस विद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन समृद्ध है, सुदृढ़ है, वह इस प्रकार की व्यवस्था कर लेता है और इस प्रकार की व्यवस्था कर लेता है तो वह समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण कर देता है। इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन है वह उस समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद है वित्तीय प्रबंधन से शिक्षण अधिगम शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन से शैक्षिक गुणवत्ता लाई जा सकती है। अब शैक्षिक गुणवत्ता कैसे लाई जा सकती है, तो शैक्षिक गुणवत्ता उस प्रकार से लाएगी क्योंकि उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे। अगर एक शैक्षिक संस्था के पास अच्छे से वित्तीय व्यवस्था है, समृद्ध है वो वित्तीय व्यवस्थाओं के रूप में,
तो वो क्या करेगी, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री परचेज करेगी और उसका प्रभावी प्रयोग वो किसमें करेगी, कक्षा में करेगी। तो जिसके कारण से कक्षा के विद्यार्थी उसका अध्ययन करेंगे, जिससे शैक्षिक व्यवस्था में क्या आ जाएगी, गुणवत्ता। तो शैक्षिक गुणवत्ता लाने में भी वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण रूप बढ़ाई जा सकती है। और अंतिम है, विद्यालय की संपत्ति को, एसेट्स बढ़ाए जा सकते हैं कि विद्यालय की संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन, अगर आपके पास एक कुशल वित्तीय प्रबंधन है, आप अच्छा वित्तीय मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप आपकी संस्था को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स, विभिन्न प्रकार की भूमि आदि को परचेसिंग कर सकते हैं और आपके एसेट्स को बढ़ाया जा सकता है। वो किसके, वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य यह भी है कि उस शैक्षिक संस्था के एसेट्स को बढ़ाना, यह भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सब वित्तीय स्रोत, अब वित्तीय स्रोत क्या क्या है, एक विद्यालय के अंदर वित्तीय स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं। विद्यालय की वित्तीय स्रोत, तो पहला है सरकारी निधि। इस निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनसीईआरटी, समग्र शिक्षा अभियान आदि के माध्यम से जो भी अनुदान प्राप्त होगा, बजट होता है, उसकी व्यवस्था विद्यालयों के लिए की जाती है। तो वो कौन सा है, सरकारी निधि। तो सरकारी निधि में केंद्र सरकार, राज्य सरकार,